गुड साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि 7th क्लास के एनसीईआरटी ज्योग्राफी में अभी तक जो है 4 टॉपिक खत्म हो चुका है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो चैनल पर चले जाइए, वहां पे आपको प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगा और वहां से आप लोग पहले वो क्लास करके आइए, तभी आपको ये समझ में आएगा। वैसे टॉपिक वाइज है, आप चाहे तो यहाँ से भी लिख सकते हैं, लेकिन नोट जब बनाइएगा आप लोग तो 1 चैप्टर से ही आप लोग नोट्स बनाइएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जल, ठीक है। यानी कल हम लोग वायु के बारे में देखे थे, आज हम लोग देखेंगे जल के बारे में, ठीक है। जल से संबंधित जितनी भी जानकारी है सभी के सभी आज की इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। लेकिन इसके लिए आपको एक चीज करना है, आप लोगों को पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके और आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, जिससे हमें अच्छा लगता है वीडियो बनाने में कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है और ये वीडियो आप लोग कहाँ से देखते हैं ये भी कमेंट कीजिएगा। तो जल के बारे में सबसे पहला पॉइंट क्या है, तो जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है, उसे जल चक्र कहते हैं। ये क्या हो गया, जल चक्र का परिभाषा हो गया। इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। नोट तो सभी चीज करना है, जितने भी चीज है वो सभी के सभी नोट्स करने वाले ही है। मतलब ये जल चक्र का परिभाषा है। इसे समझने के लिए आप यहाँ से भी समझ सकते हैं। यहाँ पे जैसे महासागर से है, ठीक है, महासागर से जल ऊपर की ओर उठता है गर्म होकर, ठीक है, वाष्पीकरण के तहत। फिर उसके बाद ये क्या होता है, ये बादल में परिवर्तित हो जाता है। बादल मतलब एक साथ जब जुड़ जाता है तो बादल में परिवर्तन हो जाता है। बादल जब परिवर्तन हो जाता है तो ये क्या होता है, वर्षा के रूप में क्या होता है, जमीन पे आता है। जमीन पे आता है तो यही जल के रूप में महासागर में फिर प्रवेश कर जाता है। यही जल चक्र है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया है कि बरसन को ही बारिश कहा जाता है, बस यही है। अब जल चक्र का चित्र था ऊपर, ये यही लिखा गया है नीचे, ठीक है। अब देखेंगे कि हमारी पृथ्वी थलसला के समान है, ठीक है। महासागरों एवं समुद्रों का जल लवणीय होता है। महासागरों एवं समुद्रों का जल कैसा होता है, लवणीय होता है। इसमें अधिकांश नमक, सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। मतलब अधिकांश जो है ना नमक पाया जाता है, जिसे सोडियम क्लोराइड भी कहा जाता है। थलसला क्या है, आप थलसला देखेंगे कि थलसला क्या है, क्योंकि ऊपर में यहाँ पे लिखा है कि हमारी पृथ्वी थलसला के समान है। तो थलसला का मतलब होता है कि यह छोटे घर के पौधे रखने का कृत्रिम अहाता होता है। मतलब यह छोटे घर के पौधे रखने का कृत्रिम अहाता होता है। अलवण जल के मुख्य स्रोत कौन कौन से है, मतलब अलवण जल के मुख्य स्रोत कौन कौन से है, तो नदी है, ताल हो गया, और झरना मतलब तालाब और झरना और हिमनद, ठीक है। ये अलवण जल है। मतलब आप लोग समझिएगा, अलवण जल और लवण जल, लवणीय जल किसे कहते हैं, तो जिसमें नमक की मात्रा पाई जाती है उसे लवणीय जल कहते हैं। और अलवणीय जल उसे कहते हैं जिसे हम लोग पी सकते हैं, और लवणीय जल उसे कहते हैं जिसे हम लोग पी नहीं सकते। बस बात यही है, इतना पर ही आप समझ सकते हैं। अब देखिए महासागर के बारे में दिया, क्योंकि जल के बारे में टॉपिक है तो महासागर महाद्वीप के बारे में देगा ही, क्योंकि महाद्वीप से ही मतलब जल जो होते हैं महाद्वीप पे भी पाए जाते हैं नदियों के रूप में। तो ये सब चीजें दिया गया हुआ। तो महाद्वीप पर देखेंगे कि उत्तर अमेरिका, ठीक है, उत्तर अमेरिका यहाँ पे है। उत्तर अमेरिका में क्या है, तो ग्रेट बियर झील तथा ग्रेट स्लेव झील, ठीक है। ये दोनों क्या है, तो जल के लिए बताया गया है, ठीक है। ग्रेट बियर जो झील है या ग्रेट स्लेव झील है, उसके बारे में तो उत्तर अमेरिका में देख लिया। उत्तर अमेरिका में इसी के साथ क्या क्या कौन कौन सी झील पाई जाती है, तो यहाँ पे देखिए विनिपेग झील और सुपीरियर झील, उसके बाद ह्यूरन झील, और उसके बाद साल्ट लेक सिटी और मिसिसिपी नदी, ठीक है। ये हो गया कहाँ, उत्तर अमेरिका में। सभी महाद्वीप पर देखेंगे। तो अभी हम लोग उत्तर अमेरिका में देख लिया। अब अफ्रीका में देखेंगे, अफ्रीका महाद्वीप के बारे में, तो यहाँ पर नील नदी है, कांगो नदी है, ऑरेंज नदी, ठीक है। उसके बाद नाइजर नदी है और विक्टोरिया झील है, ठीक है। पांच जो है, 4 नदी और 1 झील यहाँ पे भी है, ठीक है। और उसके बाद देखेंगे दक्षिण अमेरिका में, तो दक्षिण अमेरिका में एक ही है, वो है अमेजन नदी। अमेजन नदी क्या है, आप लोग कमेंट करके बताइए कि विश्व का यह सबसे बड़ा नदी है या विश्व का सबसे लंबा नदी है। आप लोग इसका जवाब कमेंट में दीजिएगा। ये क्लास 6 के ज्योग्राफी में करा चुके हैं पहले, तो आप लोग बस जवाब दीजिए कि विश्व की सबसे लंबी नदी अमेजन है कि या सबसे बड़ी है, ठीक है। अब देखते हैं एशिया में, तो एशिया में ब्रह्मपुत्र तथा गंगा नदी हो गया, उसके बाद हांग नदी हो गया और दनुबी नदी हो गया, ठीक है।
इसमें भी 4 नदियाँ दिया है। ऑस्ट्रेलिया के देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया की जो है वो डर्लिंग नदी है, ठीक है, डर्लिंग नदी। अब देखेंगे कांगो नदी विषुववृत्त को 2 बार काटती है। मतलब जो कांगो नदी है यहाँ पे किस देश में पाई जाती है? हाँ, अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती है। अफ्रीका महाद्वीप में जो कांगो नदी है वो क्या करती है, तो कांगो नदी विषुवत वृत्त को 2 बार काटती है। याद रखिएगा, विषुवत वृत्त जो भूमध्य रेखा है उसे 2 बार कांगो नदी काटती है। अब देखते हैं सागर के बारे में, अब देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कैरिबियन सागर, कैरिबियन सागर, भूमध्य सागर, काला सागर और कैस्पियन सागर और लाल सागर। मतलब 5 इधर दिया गया है और 5 जो सागर का नाम है वो इस साइड है। तो एक बार और देख लीजिए, कैरिबियन सागर, भूमध्य सागर, काला सागर हो गया आपका, और कैस्पियन सागर हो गया, और लाल सागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, दक्षिण चीन सागर, पूर्वी चीन सागर और कोरल सागर, ठीक है। 10 टोटल के टोटल 7 जो सागर के नाम है वो 10 यहाँ पे दिए गए हैं। इसे भी आप लोग सभी चीज को नोट्स करना है, ठीक है आप लोगों को। अब देखते हैं जल का वितरण कैसा है, ठीक है। पृथ्वी पर जल का वितरण कैसा है, तो महासागर में जो है ना वो 97.3% जल पाया जाता है। बर्फ छत्रक में कितना, तो 2.0%। और भूमिगत जल कितना है, तो भूमिगत जो जल है वो 0.68% जल है, ठीक है। अब देखते हैं झीलों का अलवन जल, ठीक है, झीलों का अलवन जल जिसे पी सकते हैं, ठीक है, वो कितना है, तो 0.009% है, ठीक है। अब देखते हैं ये स्वच्छ पानी का झील होता है, मतलब स्वच्छ पानी के झील कितने हैं पृथ्वी पर वो बताया गया है। अब देखते हैं कि स्थलीय समुद्र एवं नमकीन झीलें कितने हैं, तो स्थलीय समुद्र हो गया और नमकीन झीलें कितने हैं, तो 0.009%। इसका भी आंकड़ा है वो सेम ही है, ठीक है। अब देखिए वायुमंडल में जल वाष्प, वायुमंडल में जल वाष्प के रूप में होता है वो कितना है, तो 0.0019%। ये सभी के सभी जो है NCERT के अनुसार है डाटा है, तो ठीक है आप लोग इसे देख लीजिए। नदियाँ कितना है, तो नदियाँ जो है इसमें कितने हैं जल, तो 0.0001% है, ठीक है। अब देखते हैं लवणता किसे कहते हैं, लवणता तो 1000 ग्राम जल में, याद रखिएगा 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा होती है, क्या होती है, लवणता होती है। मतलब 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की जो मात्रा होती है ना उसी को लवणता कहा जाता है। महासागर की औसत लवणता कितनी है, महासागर की जो औसत लवणता है वो 35 भाग प्रति 1000 ग्राम, ठीक है, 35 भाग प्रति 1000 ग्राम है, ठीक है। इजराइल के मृत सागर में 340 ग्राम प्रति केजी लवणता होती है, ठीक है। मतलब इजराइल में एक मृत सागर है जहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा और उसमें कि जहाँ पे लोग डुबकी लगाते हैं तो डूबते नहीं है, तो वो इजराइल में है। इजराइल के मृत सागर में 340 ग्राम प्रति केजी लवणता होती है। तैराक इसमें प्लव कर सकते हैं, ठीक है, तैराक इसमें प्लव कर सकते हैं, यानी इसमें डूब नहीं सकता है, ठीक है। अब देखिए 22 मार्च विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। मतलब विश्व जल दिवस के रूप में किस डेट को मनाया जाता है, तो विश्व जल दिवस जो है वो 22 मार्च को मनाया जाता है, 22 मार्च को मनाया जाता है। अब देखिए महासागरीय संरचना होगा शायद, ठीक है, परिसंरचना। तो महासागरीय परिसंरचना में क्या है, तो महासागर की गतियां के बारे में पहले यहाँ पे दिया गया है। महासागरों की गतियां कौन कौन से है, तो महासागरों की 3 गतियां है। पहला तरंग हो गया, दूसरा ज्वार भाटा हो गया और तीसरा जो है वो धाराएं हो गया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं पहले तरंग के बारे में देखते हैं, ठीक है। पहले नंबर पर जो तरंग था उसके बारे में देखेंगे कि जब महासागरीय सतह पर जल का लगातार उठता और गिरता रहता है तो इन्हें तरंग कहते हैं, ठीक है। जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता और गिरता रहता है ना तो इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें तरंगे कहते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने तरंगे का परिभाषा देख लिया। अब देखिए कि जब समुद्री सतह पर पवन बहती है तो तब तरंगे उत्पन्न होती है। मतलब जब समुद्र की सतह पर जब हवाएं बहती है ना तब ये तरंगे क्या होती है, तो ये उठती है। मतलब यह पवन की वजह से क्या होती है, यह तरंगे उत्पन्न होती है। जितनी तेज पवन बहती है तरंगे उतनी बड़ी होती है। मतलब हवा के अनुसार ये होता है कि जितनी अगर ज्यादा तेज मतलब हवाएं बहेगी समुद्र सतह पर तो उतनी ही बड़ी क्या होगी, तो वो तरंगे उत्पन्न होगी, ठीक है। 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली विशाल ज्वारीय तरंग को सुनामी कहते हैं। मतलब
मतलब 15 मीटर, ठीक है। अगर 15 मीटर जितनी भी तरंग होती है ना, और तरंग की ऊंचाई जो होगी वो 15 मीटर तक अगर हो जाएगी तो समझिए उसे क्या कहा जाएगा, तो उसे जो है सुनामी कहा जाता है। और यहाँ पे आप चाहे तो अब इसे सुनामी के परिभाषा के तौर पर भी लिख सकते हैं कि 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली विशाल ज्वारीय तरंग को सुनामी कहते हैं। भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार या जल के नीचे भूस्खलन के कारण यह विशाल ज्वारीय तरंगे उठती है। मतलब क्या क्या ऐसा कारण है जिससे जो है ज्वारीय तरंग उत्पन्न होता है, तो भूकंप हो गया, ज्वालामुखी उद्गार हो गया, जल के नीचे भूस्खलन की वजह से भी विशाल तरंगे क्या होती है, उत्पन्न होती है, ठीक है। अब तक का सबसे विशाल सुनामी की ऊंचाई, अब तक का सबसे विशाल सुनामी की ऊंचाई कितनी है, 150 मीटर है, ठीक है। 150 मीटर तक आया है। यह 700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती थी, 700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती थी। अब नीचे में देखेंगे आप लोग, तो नीचे में एक घटना दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे 2004 के सुनामी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ठीक है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट डूब गया था। मतलब इंदिरा पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा सबसे दूर दक्षिणी बिंदु को नहीं, इंदिरा पॉइंट है। और ये कब डूबा था, तो 2004 के सुनामी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, ठीक है। अब देखिए दूसरा जो है ज्वार भाटा के बारे में दिया गया है। ज्वार भाटा के बारे में कि दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। कितना शॉर्ट सा परिभाषा है, आप लोग इसे नोट जरूर कीजिएगा दोस्तों, स्टार लगा के, ठीक है। कि ज्वार भाटा की परिभाषा क्या है कि दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्से को डुबा देता है तब उसे ज्वार कहते हैं, ठीक है, उसे ज्वार कहते हैं। ये ज्वार का परिभाषा है, ठीक है। ऊपर ज्वार भाटा का परिभाषा था, ये सिंपल जो है ज्वार का परिभाषा है कि जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल क्या करता है, तो जल जो तट के बड़े हिस्से को डुबा देता है ना, तो उसी को क्या कहते हैं, उसे ही ज्वार कहते हैं। जब जल अपने निम्नतम स्तर तक आ जाता है एवं तट से पीछे चला जाता है तो उसे भाटा कहते हैं, ठीक है, उसे भाटा कहते हैं। यानी जब जल है ना वो जितना मतलब ऊपर उठ जाता है, उसके बाद जब वो अपने जो मतलब स्थान है वो जितने ऊपर से उठ के आया था वो मतलब तट से नीचे चला जाता है जल, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, भाटा कहते हैं। इसे भी नोट कीजिएगा। अब देखिए क्या है कि सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं। मतलब ज्वार भाटा आने का कारण आपसे अगर पूछा जाए तो अब क्या बताइएगा, सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है, इसी के कारण क्या होता है, पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते रहते हैं, ठीक है। पूर्णिमा एवं अमावस्या देख लीजिए, ये नोट पॉइंट करने वाला है, ठीक है, कि पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिनों में सूर्य चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों क्या होता है, तीनों एक सिध में होते हैं और इस समय सबसे ऊंचे ज्वार उठते हैं। मतलब सबसे ऊंचे अगर पूछे जाए कि सबसे ऊंचे ज्वार कब उठते हैं, तो सूर्य चंद्रमा एवं पृथ्वी जो है ना किसी भी अवस्था में नहीं होना चाहिए, बस एक सिध में आ जाएगा जब भी, तो उस समय क्या होगा, सबसे ऊंचे ज्वार भाटा उठेगा। इस ज्वार को क्या कहते हैं, तो इस ज्वार को बृहद ज्वार कहते हैं या कहेंगे। प्रथम एवं अंतिम चतुर्थांश में चांद एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं से महासागरीय जल पर प्रभाव पड़ता है, परिणाम स्वरूप निम्न ज्वार भाटा आता है, ठीक है। मतलब निम्न ज्वार भाटा कब आता है, तो आपको याद रखना है प्रथम एवं अंतिम चतुर्थांश में, ठीक है। उसी के साथ दिया हुआ ऐसे ज्वार को क्या कहा जाता है, तो लघु, मतलब जो निम्न ज्वार भाटा आएगा नीचे लघु ज्वार भाटा भी कह सकते हैं, इसमें कोई भी प्रकार की दिक्कत नहीं होती है। आप देखिए दिया हुआ कि उच्च ज्वार के बारे में दिया हुआ है, आप लोग याद रखिएगा कि उच्च ज्वार के क्या फायदे है क्या नुकसान यहाँ पे दिया हुआ है। नाव संचालक में अच्छा होता है, मतलब नाव चलाने के नाव जो होता है नाव उसे चलाने के लिए अच्छा माना जाता है। उच्च ज्वार जो होता है तो नाव चलाने के लिए अच्छा होता है। यह जहाज को बंदरगाह तक पहुंचाने में सहायक होता है, मतलब कोई भी जहाज है उसे बंदरगाह तक पहुंचाने में सहायक होता है। और इसे आप लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए अगर जैसे आप नाव चला रहे हो और आपके पीछे मतलब ऊंचा एक ज्वार भाटा है, तो जैसे आपके तरफ बढ़ेगा तो क्या होगा, तो पानी का जो बहाव होगा वो तेज होगा, तो अगर आप नाव नहीं भी चलाएंगे तो आपका नाव जो है बह के चलने लगेगा। और इसी के साथ दूसरा जो पॉइंट है कि जहाज को बंदरगाह तक पहुंचाने में सहायक होती है, तो इसे भी आप इसी तरह समझ सकते हो। तीसरा नंबर क्या है कि मछली पकड़ने में भी मदद करते हैं। मछली पकड़ने में मदद क्यों करते हैं, जैसे मान लीजिए ज्वार भाटा जब आता है तो क्या होता है, तो जो समुद्र का पानी होता है तट
तट की तरफ आता है। जब तट की तरफ आते हैं ना तो वो अपने साथ बहुत सारे मछलियों को भी लेकर आते हैं। इसलिए जो है ना उच्च ज्वार क्या करता है तो मछली पकड़ने में भी मदद करता है। और इसका उपयोग क्या है, इसका उपयोग विद्युत उत्पन्न में भी किया जाता है। ठीक है, मतलब उच्च ज्वार का उपयोग विद्युत उत्पन्न में भी किया जाता है। महासागरीय धाराएं के बारे में हम लोग देख लेते हैं। महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराएं होती है। ये क्या है, तो ये जो सभी के सभी जो है बात लाइन में जो लिखा हुआ है ये महासागरीय जलाएं की धाराएं की परिभाषा है कि निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराएं होती है। अब देखिए गर्म महासागरीय धाराएं, ठीक है, गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है। मतलब जितने भी गर्म महासागरीय जल धाराएं हो वो भूमध्य रेखा के निकट क्या होती है तो उत्पन्न होती है एवं ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती है, ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती है। ठीक है, तो गर्म महासागरीय धाराएं के बारे में आपने क्या नोट किया है, ठीक है, कि भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है एवं ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती है। ठीक है, अब देखिए ठंडी धाराएं के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, ठंडी धाराएं के बारे में क्या है तो ध्रुव या उच्च अक्षांशों से उष्णकटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती है। ठीक है, लेब्राडोर, यहाँ पे देखिएगा लेब्राडोर महासागरीय धाराएं क्या है तो शीत जलधाराएं होती है। शीत जलधाराएं मतलब ठंडी जलधाराएं होती है। नीचे में दिया हुआ है कि गल्फ स्ट्रीम गर्म जल धाराएं होती है। मतलब जो गल्फ स्ट्रीम जो है ना वो गर्म जल धाराएं होती है, मतलब है। ठीक है, नीचे है कि जिस स्थान पर गर्म एवं शीत जल धाराएं मिलती है वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्यायन क्षेत्र माना जाता है। इसे आप लोग अब समझिए कि मतलब कहने का मतलब है कि समुद्र में जिस स्थान पर है ना गर्म एवं शीत मतलब ठंडा जल धाराएं मिलता है ना वह स्थान है ना विश्व में, ठीक है, विश्व में, किसी देश में नहीं बता रहा है, विश्व लेवल पे बता रहा है कि विश्व में सर्वोत्तम मत्स्यायन क्षेत्र माना जाता है। मतलब वहां पे सबसे ज्यादा क्या होता है मछली पाया जाता है। इसका कहने का मतलब यही है कि जहाँ पे समुद्र में जिस स्थान पे गर्म एवं ठंडी जलवायु मिलती है वहां पे मछली का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि जापान के आसपास एवं उत्तर अमेरिका के पूर्वी तट पे। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर दिया है कि जापान के आसपास हो गया उत्तर अमेरिका के पूर्वी तट पे। ठीक है, पूर्वी तट पे जहाँ गर्म एवं ठंडी जलधाराएं मिलती है वहाँ कोहरे वाला मौसम बनता है। मतलब कोहरे वाला मौसम बनने के एक और यहाँ पे कारण बताया गया कि जहाँ पे गर्म एवं ठंडी जलधाराएं मिलती है ना वहाँ कोहरे वाला क्या होता है, कोहरे वाला मौसम होता है। मतलब वहाँ का जो मौसम होता है वो कोहरे की तरह दिखता है। ठीक है, धुंधला धुंधला, तो वहाँ कोहरे वाला मौसम होता है। इसके फलस्वरूप नौ संचालक में बाधा उत्पन्न हो सकती है। मतलब अगर धुंधला होगा तो नाव चलाने में क्या होगा दिक्कत होगा। तो इसलिए लिखा हुआ है कि जहाँ गर्म एवं ठंडी जलधाराएं मिलती है वहाँ कोहरे वाला मौसम होता है और नौ संचालक में ऐसी मतलब मौसम है नौ संचालक में बाधा उत्पन्न कर सकती है। अब देखिए यहाँ पे कुछ क्या है तो महासागरीय धाराएं के बारे में दिया गया है। मतलब कुछ नाम जो है वो दिए गए हैं महासागरीय धाराएं के बारे में। और वो क्या है तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ठंडी जलधाराएं के बारे में। ठंडी जो जलधाराएं है वो कौन कौन से है तो पहले मतलब यहाँ पे टोटल 7 नाम दिया हुआ है। तो आप लोग इसे नोट करके अभी फिलहाल ये 7वें किताब के हिसाब के मतलब एनसीईआरटी 7th जियोग्राफी के हिसाब से इसमें जो नाम दिया गया था वही नोट किया गया है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। ठीक है, सभी के सभी जो है एनसीईआरटी के हिसाब से। ठीक है, ठंडी जलधाराएं में कौन कौन सा है, कैलिफोर्निया धारा है, ठीक है, हम्बोल्ट पेरू की धारा है, लेब्राडोर की धारा और कैनरीज की धारा, ठीक है, कैनरीज की धारा, वेनेजुएला की धारा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा और ओएसियो धारा। ठीक है, ये टोटल 7 हो गया। आप देख लेते हैं हम लोग क्या तो गर्म एवं कोष्क जलधारा। मतलब गर्म जो जलधाराएं होती है उसे कोष्क जलधाराएं भी कहते हैं। जिसमें कौन कौन से इसमें 6 उदाहरण दिए हुए हैं, 6 नाम दिए हुए हैं। पहला अलास्का की धारा हो गया, दूसरा उत्तरी प्रशांत अपवाह, उत्तरी प्रशांत अपवाह याद रखिएगा, उत्तरी प्रशांत अपवाह हो गया। उसके बाद तीसरा में है गल्फ स्ट्रीम हो गया, ब्राजीलियन धारा, उसके बाद ओगलास धारा और
क्यूरोसियो की धारा, ठीक है। तो टोटल जो है मतलब ठंडी जलधारा में है 7 एग्जाम्पल दिए गए हैं और यहाँ पे गर्म जलधारा में 6 एग्जाम्पल दिए गए हैं। तो दोस्तों इसी के साथ जो है हमारा 7th क्लास एनसीईआरटी जियोग्राफी का 5वां चैप्टर भी आज की इस वीडियो के माध्यम से समाप्त कर दिया गया है। अगर आप लोगों ने इससे पहले की क्लास नहीं देखी है तो आप लोग चैनल पर चले जाइए, आप लोगों को प्लेलिस्ट मिल जाएगा और वहां से आप लोग चाहें तो जितना मन हो देख सकते हो। लेकिन आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है जो अभी भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग जितने जल्दी से जल्दी कम से कम 200 सब्सक्राइबर करा दोगे तो मेरा लाइव सेशन खुल जाएगा, तो मैं लाइव क्लास और भी कराऊंगा। और क्योंकि ऐसे में तो थोड़ा टाइम लग जाता है वीडियो बनाना, एडिट करना, वैसे में है तो डायरेक्ट मैं लाइव कराऊंगा। तो आप लोगों से सवाल जवाब भी होगा तो और अच्छा लगेगा। आप लोगों को कोई डाउट भी होगा तो वो भी पूछ लीजिएगा आप लोग। तो फिलहाल आप लोग इस चैनल को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोगों को कि अपना फीडबैक दीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगती है। अगर आप लोग कमेंट करते हो तो बहुत अच्छा लगता है। जैसे एक भाई ने कमेंट किया था कि भैया आप 9th और 10th के साइंस का भी मतलब करा दीजिए, अच्छा लगता है आपका वीडियो देखकर हम रिपीट कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। तो इसी प्रकार से आप लोग भी कमेंट कर सकते हैं और ज़्यादा लोग जब कमेंट करने लगेंगे तो हो सके तो संडे के संडे मैं कमेंट रिव्यू बैच भी लाऊंगा, ठीक है, जिसमें सभी का कमेंट रिव्यू करूंगा और उसका रिप्लाई भी दूंगा। दोस्तों मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।